नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आज का हमारा लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर ए सी रूट टू इंडिया रीचिंग कैलिकट इन 1498? कि आपके पास भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था जो 1498 में कालीकट पहुंचा। तो अगर बात की जाए, हमारे पास हमें मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट ही क्वेश्चन यह देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट यूरोपियन था जिसने कि सी रूट की खोज की थी इंडिया के लिए, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचा था। वो हमें देखने को मिल जाता है वास्को डी गामा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा हमें एक पोर्चुगीज नाविक देखने को मिल जाता है जिन्होंने 1498 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचने के लिए रास्ते की खोज की थी। बात की जाए भारत में, यह सबसे पहले हमें कालीकट, जो कि उस समय नाम जाना जाता था, जिसे कि कोझिकोड नाम से जाना जाता था, तो वहां तक पहुंचने के लिए इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। बात की जाए, यह यूरोप और भारत के बीच यहाँ से हमें जो ट्रेड रिलेशन है वो स्थापित होते देखने को मिलते हैं। बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में आपके पास क्रिस्टोफर कोलंबस दिया गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की डिस्कवरी की थी। बात की जाए हमारे पास फर्डिनेंड मैगलन दिया गया है। तो फर्डिनेंड मैगलन हमें वह पहले इंसान देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि समुद्री मार्ग के जरिए जो है विश्व का चक्कर लगाया था। बात की जाए मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो ने जो है हमें इंडिया आने की, जो मार्को पोलो भी हमें इंडिया आने वाले जो है यात्री देखने को मिल जाएगी जिन्होंने कि मिडिवल टाइम पीरियड में जो है इंडिया की यात्रा की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत इन 1613? कि किस यूरोपियाई शक्ति ने 1613 में सूरत में भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंपनी की जिसकी हमें फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1613 में स्थापित हुई इंडिया में देखने को मिल जाती है, जो कि सूरत में स्थापित की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है इंग्लिश की। आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इंग्लिश की, अंग्रेज़ों की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1613 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी। यह अंग्रेज़ों की हमें भारत में पहली जो है स्थायी जो व्यापारिक कोठी के रूप में यह हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन की, तो पोर्चुगीज़ की हमें फर्स्ट फैक्ट्री देखने को मिल जाती है गोवा में। बात की जाए डचों की, तो डचों की हमें फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1605 में यह हमें देखने को मिल जाती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में यह हमें जो इनकी आपकी इसे कह सकते हैं आपकी यह टेम्प्रेरी हमें जो है फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। बात की जाए फ्रेंच की, तो फ्रेंच ने जो है 1668 में सूरत में जो है अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी। बात की जाए हमारे पास फर्स्ट फैक्ट्री जिसकी पहली फैक्ट्री, तो वह माना जाता है कि 1630 में जो है सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ सवाली 1612 इज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड विच यूरोपियन पावर? जो हमें सवाली की लड़ाई है जो कि हमें 1612 में देखने को मिलती है, अंग्रेज़ों और किस यूरोपियाई शक्ति के बीच लड़ी गई थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बैटल ऑफ सवाली है यह हमें जो है 1612 में होती हुई देखने को मिल जाती है, जो कि आपके इंग्लिश और आपके पोर्चुगीज़ के बीच लड़ी गई थी। आपके ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सवाली की लड़ाई की, जो कि हमें 1612 में देखने को मिलती है, तो सूरत के पास यह अंग्रेज़ों की जो आपके पास इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज़ के बीच यह लड़ाई हमें देखने को मिल जाती है। इस लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, जिससे कि हमारे पास जो पुर्तगाली था उसका प्रभुत्व हमें इंडिया पे कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ट्रीटी एंडेड विद फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 to 48? कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच हुआ को कौन सी संधि द्वारा समाप्त किया गया? तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर देखने को मिल जाएगा, वह हमें देखने को मिल जाएगा 1746 से 48 के बीच, और इसकी एंड हमें देखने को मिल जाती है एक्सला चापेल की संधि से। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए एक्सला चापेल के द्वारा जो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को जो है एंड किया गया था। बात की जाए पहले कर्नाटक युद्ध की, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि पहला कर्नाटक युद्ध हमें 1746 से 48 के बीच जो है होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप की ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार को लेकर जो है लड़ा गया था। बात की जाए इसकी एंड की, तो आपके पास 1748 में हमें यह युद्ध जो है समाप्त होता हुआ देखने को मिलता है, और एक्सला चापेल संधि द्वारा यह
युद्ध है समाप्त हुआ था। इसके तहत जो है मद्रास को, जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो मद्रास जो है अंग्रेज़ों को वापस दिया गया, जिसके ऊपर की आपके पास पोर्चुगीज़ ने की है अपना कंट्रोल कर लिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया ड्यूरिंग कर्नाटिक वॉर, कि हमें कर्नाटिक युद्धों के दौरान भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फ्रेंच गवर्नर जनरल की जिसके टाइम पे हमें कर्नाटिक वॉर देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिल जाते हैं डुप्ले। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए डुप्ले, तो इनका पूरा नाम हमें जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इनकी यह जो हमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है गवर्नर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इनके टाइम पीरियड की, तो इनका टाइम पीरियड हमें 1742 से 54 के बीच देखने को मिल जाएगा, जिसने कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात की जाए उन्होंने जो है स्थानीय राजाओं से जो है गठजोड़ बनाकर जो है अपनी सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके जो फ्रांसीसी शक्ति थी उसको इंडिया में मजबूत किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वॉज रिसीव्ड विक्ट्री फॉर ब्रिटिश अगेंस्ट होम, कि जो प्लासी की लड़ाई थी जो हमें 1757 में देखने को मिलती है, में अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत किसके खिलाफ हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलती है, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्लासी की लड़ाई की, जो कि हमें 1757 में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे उस समय सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। बात की जाए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हमें रॉबर्ट क्लाइव देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि बंगाल के जो आपके पास विश्वासघाती जो सेनापति मीर जाफर की मदद से जो है यह युद्ध लड़ा था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन पावर was the first to establish territorial control in India by capturing Goa in 1510, किस यूरोपियाई शक्ति ने 1510 में गोवा पर कब्जा करके भारत में पहला क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन पावर की जिसने कि 1510 में गोवा को कैप्चर किया और जिसका कि हमें फर्स्ट टेरिटोरियल कंट्रोल जो है भारत की धरती पर देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है पोर्चुगीज़ का। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों ने 1510 में उस समय इनके जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो हुआ करते थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर कब्जा किया, जो कि हमें भारत में किसी यूरोपियाई शक्ति द्वारा पहला क्षेत्रीय नियंत्रण जो है देखने को मिल जाता है। गोवा ने जो है पुर्तगाली व्यापार और प्रशासन का जो है हमें गोवा जो है पुर्तगालियों के प्रशासन और व्यापार का केंद्र देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1824 रिजल्टेड इन विच रीजन बीइंग एंडेड सीडेड टू ब्रिटिश, कि 1824 की एंग्लो डच संधि के परिणाम स्वरूप कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा गया। तो अगर बात सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एंग्लो डच ट्रीटी हमें 1824 में देखने को मिल जाती है। बात की जाए यह हुई थी आपके अंग्रेज़ों के बीच और डचों के बीच जो यह हमें ट्रीटी देखने को मिलती है, तो यह हुई थी आपके मलक्का क्षेत्र को लेकर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1824 की एंग्लो डच ट्रीटी की, तो यह हमें ब्रिटिश और डच औपनिवेशिक शक्तियों के बीच यह दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित इसमें किया गया था। इसके तहत जो है डचों ने जो है मलक्का क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिया था और अंग्रेज़ों ने जो है सुमात्रा का कंट्रोल जो है वहाँ पर डचों को मान्यता दे दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 to 63 एंडेड विद विच ट्रीटी, जो तीसरा कर्नाटक जो कि 1756 से 1763 के बीच हुआ, किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास थर्ड कर्नाटिक वॉर की, तो इसका एंड हमें देखने को मिल जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए थर्ड कर्नाटिक वॉर जो कि हमें 1756 से 63 के बीच देखने को मिलता है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, जो कि 7 साल तक युद्ध जो हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस युद्ध की, तो इस युद्ध को जो है 1763 में जो है पेरिस की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया, जिसके बाद जो है भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को लगभग जो है इसमें समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेज़ों को जो है प्रमुख शक्ति के रूप में जो है भारत में इसने स्थापित किया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कर्नाटक गवर्नर बाय ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, कि प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जो कि हमें बंगाल के देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हमें देखने को मिलती थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जब जीत दिलाई तो इसके बाद इन्हें जो है बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के प्रशासनिक और सैन्य जो है कंट्रोल की स्थापना रखी थी। बात की जाए इसके बाद हमें रॉबर्ट क्लाइव के बाद हमें वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिलते हैं जो कि 1772 में जो है भारत के गवर्नर जनरल बने, और उसके बाद हमें कॉर्नवालिस और वेलेस्ली जो है बाद के गवर्नर जनरल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पोर्चुगीज नेविगेटर कैप्चर मलक्का इन 1511 स्ट्रेंथनिंग पोर्चुगीज कंट्रोल ओवर स्पाइस ट्रेड रूट टू इंडिया, कि किस पुर्तगाली नाविक ने 1511 में मलक्का पर कब्जा किया जिसने मसाला व्यापार मार्ग और पुर्तगाली नियंत्रण मजबूत हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पोर्चुगीज नेविगेटर की जिसने कि 1511 में जो है आपके पास 1511 में जिसने मलक्का को कैप्चर किया और पोर्चुगीज की जो पोजीशन थी उसको स्ट्रेंथन किया जो स्पाइस ट्रेड रूट थे इंडिया के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं अल्बुकर्क। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अल्फांसो जी अल्बुकर्क ने जो है 1511 में मलक्का पर कब्जा करके पुर्तगालियों को मसाला द्वीप तक पहुंचने में जो है बहुत और जो भारत के साथ जो है वह व्यापार मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी। यह पुर्तगाली साम्राज्य की हमें एक रणनीति का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। बात की जाए वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा ने जो है ट्रेड रूट की जो है स्थापना की थी। और बात की जाए आपके पास ऑप्शन इसमें दिया गया है कैब्रोस, आपके पास कैब्रियल की, तो कैब्रियल ने जो है आपके पास ब्राज़ील की खोज की थी। और ऑप्शन डी जो कैब्रियल द्वारा जो ब्राज़ील की खोज की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर लीडिंग देयर कॉम्पिटिशन विद द पोर्चुगीज इन इंडिया, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई जिसने भारत में पुर्तगालियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट डेट की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 1602। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसे कि वीओसी भी कहा जाता है, तो इसकी जो हमें स्थापना 1602 में देखने को मिलती है, जो कि आपकी दुनिया की पहली आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। इसने भारत में मसाला व्यापार और पुर्तगालियों को चुनौती देने के लिए इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बाद में पुलिकट और नागपट्टिनम जैसे स्थानों पर इनके द्वारा डचों के द्वारा हमें फैक्ट्रियाँ देखने को मिलती है। बात की जाए अदर हमारे पास ऑप्शन की, तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है सन 1600 में। 1600 में हमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखने को मिल जाती है। बात की जाए 1612 आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो 1612 में हमें बैटल ऑफ सवर्ली देखने को मिल जाती है। और बात की जाए 1621 आपके पास दिया गया है, तो 1621 में हमें डच पोर्चुगीज वॉर एक देखने को मिल जाती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंग्लिश एम्बेसडर obtained the फरमान फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर इन 1615 allowing द इंग्लिश ट्रेड इन इंडिया, कि किस अंग्रेज राजदूत ने 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त किया जिससे अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंग्लिश एम्बेसडर की जिसको कि मुगल एम्परर जहांगीर से जो है फरमान प्राप्त हुआ था और 1615 में जो है यह हमें फरमान देखने को मिल जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं टॉमस रो। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए टॉमस रो की, तो टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में कहा जाता है कि 1615 से 1619 तक रहे थे। तो इन्हीं ने जो है जहांगीर से फरमान प्राप्त किया जिसने कि अंग्रेज़ों को सूरत और अन्य स्थानों पर जो है व्यापार की अनुमति दी थी। बात की जाए यह हमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेजी व्यापार की जो है आधारशिला मानी जाती है। बात की जाए इससे पहले हमें, तो टॉमस रो से पहले हमें हॉकिंस जो है उससे पहले हॉकिंस ने जो है कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन बाद में जो है हमारे पास टॉमस रो हमें ऐसे गवर्नर जनरल देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि जहांगीर से जो है फरमान हासिल हुआ था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच
द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच फ्रेंच मोनार्क इन 1664। कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस फ्रांसीसी सम्राट के संरक्षण में 1664 में स्थापित हुई। तो आपको इससे क्या याद रखना है, जो हमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिल जाती है 1664 में। और बात की जाए 1664 में जो है हमें फ्रेंच जो उस समय जो राजा हुआ करते थे लुइस 14, आपके पास ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए लुइस 14 के टाइम पीरियड में हमें जिसके कि मंत्री हुआ करते थे कोलबर्ट, तो कोलबर्ट के एडवाइस पे जो है 1664 में हमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती हुई देखने को मिलती है, जो कि भारत में फ्रांसीसी व्यापार की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। बात की जाए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे पास इंडिया में इंपॉर्टेंट सेंटर की, तो उसमें हमें पौंडीचेरी देखने को मिल जाएगा, चंद्रनगर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 54 विच इंडियन रूलर सक्सेशन डिस्प्यूट वॉज एक्सप्लॉयटेड द फ्रेंच एंड ब्रिटिश। कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 54 के बीच हुआ में किस भारतीय शासक के उत्तराधिकार विवाद का फ्रांसीसी और ब्रिटिश द्वारा शोषण किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास सेकेंड कर्नाटिक वॉर के टाइम पे हमें जो है कर्नाटक जो हमें भारत में रूल देखने को मिल जाता है, जिसका कि हमारे पास डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है फ्रेंच और ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, तो वह हमें देखने को मिल जाते थे आपके पास नवाब ऑफ कर्नाटक। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पूरी स्टोरी की, तो आपके पास जब हमारे पास सेकंड हमें कर्नाटक वॉर देखने को मिल जाता था 1749 से 54 के बीच, तो इस समय जो है कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे अनवरुद्दीन, तो उनका उत्तराधिकार का विवाद का फायदा उठाकर डुप्ले ने जो है चंदा साहिब का समर्थन किया था, जबकि अंग्रेजों ने जो है मोहम्मद अली हुआ करते थे उनका जो है समर्थन किया था। तो इसी युद्ध में जो है फ्रांसीसी प्रभुत्व हमें शुरुआत यहाँ से हमें देखने को मिल जाती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 वॉज द डिसाइसिव बैटल इन विच ईयर लीडिंग द ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर द फ्रेंच इन इंडिया। कि वांडी वॉश की लड़ाई जो कि हमें 1760 में देखने को मिलती है किस युद्ध का निर्णायक थी, जिसने भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें द बैटल ऑफ वांडी वॉश है यह हमें 1760 में होती हुई देखने को मिलती है। बात की जाए 1760 में हम बैटल ऑफ वांडी वॉश देखने को मिलती है, जो कि आपके जो जैसे कि थर्ड कर्नाटक युद्ध के टाइम पीरियड में हमें जिसके कि आपके पास जो थर्ड कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि आयरकूट हुआ करते थे अंग्रेजी सेना के, और जो आपके पास ब्रिटिश जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो फ्रेंच के हुआ करते जो आयरकूट थे और जो काउंट डी लाली थे, इनके टाइम पीरियड में जो है हमें इनका जो है बैटल देखने को मिलता है। तो इसी के इस जो है दक्षिण भारत में जो है फ्रांसीसी प्रभाव को इस युद्ध ने जो है समाप्त किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें थर्ड कर्नाटक वॉर जो एक ऐसी देखने को मिलती है जिसके रिलेटेड हमें जो है वांडी वॉश की लड़ाई हमारे पास थर्ड कर्नाटक वॉर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पोर्चुगीज पॉलिसी एम एट द कंट्रोलिंग इंडियन ओशन ट्रेड बाय रिक्रूजिंग शिप्स बाय कार्ट्स। कि आपके पास किस पुर्तगाली नीति का उद्देश्य जहाज़ों से कार्ट्स यानी पास खरीदवाकर हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करना था। तो अगर बात की जाए हमारे पास पोर्चुगीज़ द्वारा एक जो है पॉलिसी चलाई गई थी जिसमें वह चाहते थे कि उनका जो कंट्रोल पूरे इंडियन ओशन पर हो जाए, तो वह हमें देखने को मिल जाती है कार्टेज सिस्टम। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कार्टेज सिस्टम की, तो यह पुर्तगालियों की एक हमें नीति देखने को मिल जाती है जिसमें एशियाई जहाज़ों को जो है पुर्तगालियों से पास खरीदना पड़ता था, अन्यथा जो है उनको लूट लिया जाता था या उन्हें डुबो दिया जाता था। तो यह हमें पोर्चुगीज़ को जो है यह हमें ब्लू ओशन पॉलिसी हमें ब्लू वाटर पॉलिसी जिसकी शुरुआत जो अल्मेडा द्वारा की गई थी, तो उसी का हमें यह पार्ट देखने को मिल जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेसिडेंसी इन इंडिया एट व्हाट लोकेशन इन 1655। कि अंग्रेज़ों ने 1651 में भारत में अपनी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की।
तो आपको क्या याद रखना है कि जो इंग्लिश द्वारा स्थापित की गई उनकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी वो थी 1651 में, और वह हमें देखने को मिल जाएगी मद्रास में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1651 में जो है अंग्रेज़ों ने मद्रास, जिसे कि आज के टाइम पे हम चेन्नई कहते हैं, तो वहाँ पे जो है अपनी सबसे पहली प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी। और बात की जाए उनके मेन सेंटर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, वहाँ पे जो है इनका सेंटर हमें देखने को मिल जाता था। बात की जाए यहीं से जो है वो पूरे दक्षिण भारत पर वो मेनली कंट्रोल किया करते थे। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन की जो बॉम्बे थी, बॉम्बे हमें जो प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित देखने को मिल जाती है 1668 में। बात की जाए कलकत्ता, तो कलकत्ता हमें 1690 में जो हमें देखने को मिल जाएगी कि प्रेसिडेंसी के रूप में। और बात की जाए सूरत की, तो सूरत हमें जो है एक व्यापारिक कोठी देखने को मिल जाएगी, ना कि कोई प्रेसिडेंसी नहीं थी। बात की जाए प्रेसिडेंसी जो अंग्रेज़ों ने 3 जगह स्थापित की थी, आपके पास मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। मद्रास में आपने जान लिया कि 1651 में। बात की जाए हमारे पास कलकत्ता की, तो कलकत्ता में हुई थी 1690 में, और बॉम्बे में हुई थी 1668 में, 1668 में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया बिकम देयर हेडक्वार्टर आफ्टर लॉस ऑफ पौंडीचेरी इन 1761, कि 1761 में पौंडीचेरी में नुकसान के बाद भारत में कौन सी फ्रांसीसी बस्ती उनका मुख्यालय बनी। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो 1761 में जो है पौंडीचेरी में जब हमारे पास नुकसान हुआ था आपका फ्रेंच का, तो उसके बाद जो है फ्रांसीसियों ने जो है माहे में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1761 में हमें पौंडीचेरी के जो ब्रिटिश के हाथों से चले जाने के बाद जो उन्होंने जो है माहे, जो कि आज के टाइम पे हमें केरल में देखने को मिलता है, यह जो है फ्रांसीसियों का उस समय मुख्य केंद्र बना था। बात की जाए जो इनके अदर केंद्र की, तो अगर जो इनके अदर सेंटर हमें देखने को मिल जाएगी, बंगाल में हमें चंद्रनगर देखने को मिल जाएगा। आपके पास यमन और कराईकल भी जो इनके छोटे छोटे जो है सेंटर देखने को मिल जाते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ग्रांटेड द ब्रिटिश द दीवानी राइट ओवर विच रीजन, कि जो इलाहाबाद की संधि जो कि हमें 1765 में देखने को मिल जाती है, ने ब्रिटिश को किन क्षेत्रों पर दीवानी अधिकार प्रदान किए। तो अगर बात की जाए कि हमें जो इलाहाबाद की संधि है, जो कि 1765 में मुगल सम्राट उस समय हुआ करते थे शाह आलम सेकंड, और आपके पास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो हमें यह जो ट्रीटी देखने को मिलती है, तो इसमें ब्रिटिशर्स को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्राप्त हुई थी। आपके पास जो है तो दीवानी मतलब आपके पास जो दीवानी राइट्स जो है ब्रिटिशर्स को इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के जो है प्राप्त हो गए थे। यह भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति का हमें एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिल जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डच सेटलमेंट इन इंडिया वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो डच वॉर 1780-84, कि चौथे एंग्लो डच युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच हुआ के दौरान ब्रिटिश द्वारा भारत में कौन सी डच बस्ती पर कब्जा किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डच सेटलमेंट की जो कि 1780 से 84 जिस समय जो है फोर्थ एंग्लो डच वॉर हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने डचों के कौन से एरिया पर कंट्रोल किया, तो वह हमें देखने को मिल जाता है नागापट्टनम। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नागापट्टनम की, तो नागापट्टनम जो है हमें चौथे एंग्लो डच वॉर हमें जो 1781 में देखने को मिलती है, जिसे कि आज के टाइम में नागापट्टिनम भी कहते हैं, पर कब्जा जो है अंग्रेज़ों का हो गया था, जो कि डचों की एक हमें महत्वपूर्ण बस्ती देखने को मिल जाती है। बात की जाए यह युद्ध जो है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ हमें जो है फोर्थ एंग्लो डच वॉर देखने को मिल जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द पोर्चुगीज वायसरॉय हु इम्प्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी टू एस्टेब्लिश नेवल सुप्रीमेसी इन इंडियन ओशन, कि किस पुर्तगाली वायसरॉय ने हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा कौन सा पोर्चुगीज वायसरॉय था जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी एस्टेब्लिश की थी, तो हमें देखने को मिल जाता था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इसका टाइम पीरियड हमें 1505 से 1509 के बीच भारत में देखने को मिल जाता था, जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है जिससे कि जो है समुद्री नियंत्रण पर जोर दिया गया था, तो यह जो है फ्रांसिस डी अल्मेडा द्वारा लागू की गई थी। बात की जाए इसने जो है पुर्तगालियों को भारत के तट पर जो है प्रभुत्व स्थापित किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ब्लैक होल ट्रेजेडी इन 1756 occurred in which city
एस्केलेटिंग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कि जो 1756 की हमें ब्लैक होल ट्रेजेडी है किस शहर में हुई थी जिसने अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा दिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्लैक होल ट्रेजेडी की, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जुड़ी है कलकत्ता से। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ब्लैक होल ट्रेजेडी की जो कि कलकत्ता में हुई थी, जहाँ पे कि कहा जाता है कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, तो उस समय उन्होंने जो है 140 अंग्रेज कैदियों को जो है एक कमरे में बंद किया गया। तो जब सुबह बोलते हैं कमरा खुला गया, तो उस कमरे में हमें 123 लोगों की जो है लाशें मिली थी। तो बात की जाए हमारे पास प्लासी की लड़ाई का जो यह हमें मेन कारण देखने को मिल जाता है, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है हमें 1756 की, यह प्लासी की लड़ाई का हमें मेन कारण देखने को मिल जाता है और यह हुई थी कलकत्ता में। ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध हमें कलकत्ता में देखने को मिल जाता है और यह हुई थी 1756 में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बैटल इन 1746 मार्क द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कि 1746 में कौन सी लड़ाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत की। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की शुरुआत एक बैटल मानी जाती है, तो वह बैटल मानी जाती है बैटल ऑफ अडयार। आपके पास ऑप्शन इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो बैटल ऑफ अडयार है यह हमें 1746 में होती हुई देखने को मिल जाती है, जिसमें कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था और जो कि हमें जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है इसकी शुरुआत जो है माना जाता है। बात की जाए हमें कर्नाटिक वॉर है, यह हमें जो यूरोप के उत्तराधिकार को लेकर जो आपके ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को लेकर हमारे पास जितने भी कर्नाटिक वॉर है वो सारे लड़े गए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ विच कंपनी इन इंडिया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में किस कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए पारित किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो 1773 का हमें रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिल जाता है, यह हमें देखने को मिल जाता है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड हमें यह एक्ट देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट की जो कि 1773 में पास किया गया था, तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें आपके गवर्नर जनरल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही देखने को मिल जाती है। बात की जाए यह हमें प्लासी और बक्सर का जो युद्ध था उसके बाद जो है ब्रिटिश जो एक्सपेंशन था उसका परिणाम हमें यह देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो एंड ओपियम इन लार्ज स्केल इन इंडिया कि किस यूरोपियाई शक्ति ने भारत में बड़े पैमाने पर नील और अफीम की खेती शुरू की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन पावर की जिसने इंडिया में इंट्रोडक्शन करवाई इंडिगो की और अफीम की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश के द्वारा ही जो है बंगाल में जो है सबसे पहले नील और अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया था, जो कि उस समय हाई डिमांड थी, जिसकी कि आपके पास ब्रिटेन में उस समय नील और जो आपके पास इंडिगो और आपके पास ओपियम की लार्ज स्केल पर डिमांड हमें जो कि ब्रिटेन में देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले बंगाल से जो है शुरुआत की इसकी खेती की। यह जो है किसानों पर दबाव डालने वाली एक नीति के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन दिए गए हैं, तो बात की जाए पोर्चुगीज़, तो पोर्चुगीज़ ने जो मेनली ट्रेड किया था वो किया था मेनली मसालों में। बात की जाए डचों की, तो डच कंपनी थी इनका मेनली इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता था कपड़ों में, आपके जो टेक्सटाइल में डच मेनली ट्रेड किया करते थे। और बात की जाए फ्रांसीसी की, तो फ्रांसीसियों ने मेनली जो आपके फ्रांसीसी बहुत पहले ही जो है भारत से चले गए, तो इनके द्वारा ज़्यादा व्यापार हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द बैटल ऑफ अंबुर 1749 वॉज फॉट ड्यूरिंग विच कर्नाटिक वॉर रिजल्टिंग इन ए फ्रेंच विक्ट्री कि जो अंबुर की लड़ाई है जो कि हमें 1749 में देखने को मिलती है, किस कर्नाटिक युद्ध के दौरान लड़ी गई जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी की जीत हुई। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो बैटल ऑफ अंबर है यह हमें देखने को मिल जाती है 1749 में, और यह जो है कर्नाटिक वॉर का हमें एक पार्ट देखने को मिल जाती है और इसमें विक्ट्री हुई थी आपकी फ्रेंच की। तो यह जो है हमें सेकंड कर्नाटिक वॉर का जो है पार्ट देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो बैटल ऑफ अंबर है जो कि हमें 1749 में देखने को मिलती है, द्वितीय कर्नाटिक युद्ध में जो है फ्रांसीसी और चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन को जो है इस बैटल में हराया था। यह दक्षिण भारत में हमें फ्रांसीसी प्रभाव का जो है यह हमें बैटल दिखाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर हु कैप्चर्ड आरकोट इन 1751 ड्यूरिंग सेकंड कर्नाटक वॉर, कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1751 में आरकोट पर कब्जा करने वाला ब्रिटिश कमांडर कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ब्रिटिश कमांडर की जिसने कि 1751 में जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जिसने कि आरकोट पर कब्जा किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव ने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1751 में जो है आरकोट पर कब्जा किया, जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो है ब्रिटिश की सफलता का प्रतीक से माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पोर्चुगीज लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर दीव इन विच पावर इन इंडिया विच पावर इन द 16th सेंचुरी, की 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अपना नियंत्रण किस शक्ति को खो दिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है मिसिंग है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप इसकी एक्सप्लेनेशन जान लीजिए कि जो पुर्तगालियों ने जो था कहा जाता है कि 1535 में पुर्तगालियों ने 1535 में जो है द्वीप पर कब्जा किया था, जो कि पुर्तगालियों की बस्ती रही थी 1961 तक, जिसमें जो है 1961 में हमने जो है पुर्तगालियों से जो है गोवा को द्वीप को जो है मुक्त करवाया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एक्ट इन इंडिया इन 1784 एस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवरसीज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, कि 1784 में किस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में गतिविधियों की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास जो हमें 1784 में हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को भारत में कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और बात की जाए जो है यह जो है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाया गया था। बात की जाए पिट्स इंडिया एक्ट थे, यह हमें 1784 का देखने को मिल जाता है, जिसने कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है भारत में स्थापित किया था। मेन कार्य जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ करता था, यह जो है कंपनी की राजनीतिक मामलों की निगरानी किया करता था। यह जो है ब्रिटिश सरकार की एक हस्तक्षेप नीति को जो है कंपनी में हस्तक्षेप नीति को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फ्रेंच were finally defeated in India at the battle of which place in 1761 during the third Carnatic War, कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो कि 1761 में हुआ, किस स्थान पर की लड़ाई में फ्रांसीसी अंतिम हार हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो है कर्नाटक हमारी इंडिया में जो है पूरी तरह से आउट हो गए थे, तो यह जो है लड़ाई हुई थी आपके पास पौंडीचेरी में। आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर बी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमें पौंडीचेरी की लड़ाई जो कि 1761 में होती हुई देखने को मिलती है, तो इसमें ब्रिटिशर ने जो है फ्रांसीसी मुख्यालय हुआ करता था, तो फ्रांसीसी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था। बात की जाए थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो है फ्रांसीसियों की मानी जाती है कि कंप्लीटली हार हो गई थी। इससे पहले फ्रांसीसियों के साथ वॉन्डीवॉश जो लड़ाई हुई थी, तो वॉन्डीवॉश की लड़ाई जो है हमें जिससे कि फ्रेंच जो है बुरी तरह से कमज़ोर हो गए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पोर्चुगीज सेटलमेंट इन इंडिया वॉज नोन फॉर द रोम ऑफ ईस्ट ड्यू टू इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कि भारत में कौन सी पुर्तगाली बस्ती अपनी धार्मिक महत्व के कारण पूर्व का रोम के रूप में जानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी पोर्चुगीज़ की सेटलमेंट की जिसे कि रोम ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है अपनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के कारण, तो वह कहा जाता है गोवा को। आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात की जाए गोवा की, तो गोवा को चर्चों और कैथोलिक प्रभाव के कारण जो है आपके पास रोम ऑफ ईस्ट नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाली ने यहाँ कई जो है बहुत सारे जो कई चर्च यहाँ पे बनाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया। बात की जाए हमारे पास पोर्चुगीज़ की जो अदर जो हमारे पास एरिया, उसमें हमें जो है दमन और गोवा जो है देखने को मिल जाते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली किसने शुरू की। तो अगर बात की जाए हमारे पास डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो कि बंगाल में शुरू की गई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो वह की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1765 में जो है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था आपके पास बंगाल में। और बात की जाए जिससे कि कंपनी की जो कंपनी थी वह जो पूरी दीवानी के काम, मतलब जितने भी सारे पैसों से संबंधित काम थे वह जो है कंपनी संभालती थी, और बाकी जो निज़ामत का काम था वह नवाब को दिया गया था। तो
चलते अपने बात की जाए आपके पास जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, तो इसके बाद हमें जो वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिलते हैं, तो उनके द्वारा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित किया, जो समाप्त जो है किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग पोस्ट एट ट्रैंकोबार इन 1620, कि किस यूरोपीय शक्ति ने 1620 में ट्रैंकोबार में व्यापारिक चौकी स्थापित की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन पावर की जिसकी की कंपनी हमें, जो जिसकी की ट्रेडिंग सेंटर हमें ट्रैंकोबार देखने को मिलता है, जो कि 1620 में स्थापित किया गया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं डेनिश का। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कि 1620 में ट्रैंकोबार, जो कि तमिलनाडु आज के समय में जहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे जो है अपनी चौकी जो है स्थापित की थी। बात की जाए ट्रैंकोबार हमें बाद में जो है पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी का भी मुख्य केंद्र जो है देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 एंडेड विथ हॉस्टिलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच इंडियन रूलर, कि मद्रास की संधि जो कि हमें 1769 में देखने को मिलती है, ब्रिटिश और किस भारतीय शासक के बीच शत्रुता समाप्त की। तो अगर बात की जाए हमारे पास मद्रास की संधि की, जो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास की, जो कि 1769 में हुई थी, तो यह हुई थी आपके पास ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास ट्रीटी ऑफ मद्रास की, तो यह हमें 1769 में फर्स्ट मैसूर बैटल आपको देखने को मिल जाती है, उसके परिणाम स्वरूप जो है यह ब्रिटिश और मैसूर के बीच जो है हुई थी। बात की जाए उस समय मैसूर के जो शासक हमें हैदर अली देखने को मिल जाते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फ्रेंच जनरल वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर द फॉल ऑफ पौंडीचेरी इन 1761, कि 1761 में पौंडीचेरी के पतन के बाद किस फ्रांसीसी जनरल को ब्रिटिश ने कैद किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो आपके पास ऐसे फ्रेंच गवर्नर जनरल की, जैसे कि जब आपके पास जो फॉल ऑफ पौंडीचेरी इंडिया में देखने को मिल जाता है, पौंडीचेरी का युद्ध, पौंडीचेरी का हमें पतन देखने को मिलता है, तो उसके बाद जो है आपके काउंट डी लाली को जो है ब्रिटिशर द्वारा कैद किया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए काउंट डी लाली को जो है पौंडीचेरी के पतन के बाद जो है कैद कर लिया गया था और बाद में फ्रांस में जो है उन्हें फांसी दी गई थी। बात की जाए आपके पास काउंट डी लाली की, तो यह हमें थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के टाइम पे, तो इसके कमांडर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंग्लिश एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पोर्चुगीज एज द पार्ट ऑफ रॉयल डाउरी इन 1661, कि 1661 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से बॉम्बे किस शाही दहेज के हिस्से के रूप में प्राप्त किया। तो आपको याद रखना है कि जो पोर्चुगीज ने जो है 1661 में जो है पोर्चुगीज को जो है बॉम्बे देखने को मिल जाएगा, कि बॉम्बे मिला था, और यह मिला था आपके पास ऑप्शन जो है आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की वजह से जो यह हमें देखने को मिल जाएगा। बात की जाए जो हमारे पास चार्ल्स किंग सेकंड थे, जब उनका हमें जो है उनकी मैरिज हमें जो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ जब उनकी हमें मैरिज देखने को मिलती है, तो विवाह जो आपकी शादी में जो है बॉम्बे को दहेज रूप में दिया गया था, जिस वजह से जो है ब्रिटिशर्स का यहाँ पर जो हमें बॉम्बे पे जो है कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बैटल इन 1752 ड्यूरिंग द सेकेंड कर्नाटिक वॉर स्क्वाड रॉबर्ट क्लाइव मिलिट्री गेन्स। आपके पास द्वितीय कर्नाटिक युद्ध के दौरान 1752 में कौन सी लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव की सैन्य प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1752 की ऐसी घटना की जिसने कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर के दौरान जो है रॉबर्ट क्लाइव की प्रतिभा को जो है प्रदर्शित किया था, तो हमें वह देखने को मिल जाती है आपके पास सीज ऑफ त्रिचिनापल्ली। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए त्रिचिनापल्ली की घेराबंदी की, जो कि 1752 में जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। इससे क्या हुआ कि इससे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है फ्रांसीसियों की जो है घेराबंदी को तोड़ा, और जो है जिससे कि द्वितीय कर्नाटिक युद्ध जो है शुरू भारत में हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की, तो अगर आप अपनी तैयारी को ट्रैक करना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है या आपने यूट्यूब वीडियो से है जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के जरिए जो है आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
द डच सरेंडर देयर लास्ट सेटलमेंट इन इंडिया चिंसुरा टू द ब्रिटिश इन विच ईयर? जो डचों ने भारत में अपनी अंतिम बस्ती चिंसुरा को ब्रिटिश को किस वर्ष सौंप दिया? तो अगर बात की जाए कि डचों ने जो है चिंसुरा को कब जो है ब्रिटिश के लिए सौंपा, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 1825 में। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1825 में जो है यह अंग्रेज़ों और डचों के बीच जो है चिंसुरा की जो है संधि हुई थी, जिसमें कि चिंसुरा क्षेत्र जो है यह ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। यह हमें जो डचों का जो है लास्ट जो सेटलमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलती है। बात की जाए 1781 में जो है हमारे पास युद्ध हुआ था जो कि अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ था, तो इसके बाद जो है हमें डचों की कोई भी इंडिया में सेटलमेंट नहीं रह गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ब्रिटिश पॉलिसी अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनीज टू यूज इंडियन रेवेन्यू टू फाइनेंस स्टेट? कि किस ब्रिटिश नीति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजस्व से अपने व्यापार को वित्त पोषित करने की अनुमति दी? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कौन सी पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिल जाती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो यह हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ऐसी पॉलिसी देखने को मिलती है जिससे कि वो इंडियन रेवेन्यू से जो है माल को खरीदती थी और अपने व्यापार को जो है बढ़ावा देती थी। तो आज के लेक्चर में आज के क्वेश्चन लेक्चर सीरीज़ में इतना ही। तो अगर आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर को जो है डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।